कहानी कैफे 7 समर्पित है किस्सा गोई की उस परंपरा को जिस परंपरा से जन्म लेते हैं दुनिया में बड़े बड़े कहानीकार। कहानी कैफे 7 मैं समर्पित करता हूं अपनी मां को, जिनकी अनगढ़ कहानियों को सुनकर मैं जयशेखर किस्सा गोई की जिम्मेदारी निभाता हूं। आज की कहानी है आईना। लेखक हैं जबलपुर से वरिष्ठ कहानीकार राजेंद्र दानी। मैं पकी उम्र का हो रहा था। औपचारिक और आत्मीय क्षणों में लोग कभी पूछते कि घर में और कौन कौन है तो मैं सहजता से बता देता कि कौन कौन। पता नहीं क्यों मैं अक्सर माँ के बारे में अंत में बताता कि वे भी हैं। पूछने वाले के चेहरे पर तभी एक खुशीयुक्त आश्चर्य उभरता और वो कहता, अच्छा बहुत उम्र हो गई होगी उनकी। क्या उम्र है उनकी? मैं कहता, यही कोई 86 वर्ष की हैं। तब आश्चर्य सहित एक और प्रश्न पूछा जाता, चलती फिरती हैं? मैं उनके इस प्रश्न पर विस्मित सा कहता, हाँ बिल्कुल। फिर एक निश्चित सा वाक्य सुनाई पड़ता, बड़े भाग्यशाली हैं आप, अभी तक बुजुर्गों का साया है, नहीं तो लोग तरसते हैं बुजुर्गों के लिए। मुझे लगता सामने वाला झूठ बोल रहा है, क्योंकि आए दिन तो ये बात सुनने पढ़ने मिलती है कि बूढ़े लोगों की स्थिति बहुत खराब है और इसलिए वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़नी चाहिए। बेचारे बूढ़े घरों में बेहद उपेक्षित हैं, उनकी जरूरतों की चीजें समय पर नहीं मिलती। वे हर वक्त छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते रहते हैं। भागती दौड़ती दुनिया में आश्चर्यजनक नहीं है कि बूढ़े बहुत अकेले पड़ गए हैं, लेकिन यह अकेलापन उन्होंने खुद अपनाया है। अतीत से जुड़े रहने से एकदम नई पीढ़ी से संवाद कैसे संभव है, ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन हमारे घर में तो एकदम उल्टा है। मैं ना सही पर पत्नी बहुत परेशान रहती है माँ के लिए काम करते हुए। उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि उनकी ज़रूरतें ज़रूरत से ज़्यादा हैं और पूरी होती हैं। दुनिया अगर बूढ़ों के बारे में कहती है कि उनका साया घर में होना चाहिए, तो इस बात पर मेरी पत्नी का विश्वास पुख्ता होता है और वो खुश हो जाती है। वो भी कहती है कि मैं भाग्यशाली हूँ। मैं माँ से अगर कभी झगड़ूं या बुरा भला कहूँ तो मेरी ओर से माँ से माफ़ी मांग लेती है। मैंने लगभग 20 वर्षों से अपनी माँ से किसी बात पर कोई सलाह नहीं ली और मेरी समझ कहती है कि वे अब इस योग्य नहीं बची। पर मेरा ये तर्क भी पता नहीं कैसे अंततः मुझे ही खारिज करता है। अब उस रोज शायद मौसम का सबसे ठंडा दिन था, कोहरीली सुबह हुई थी। ऐसे वक्त में बूढ़ों की मृत्यु दर अचानक बढ़ जाती है, ऐसा मैं समझता था और गलत भी नहीं था। मेडिकल साइंस के हिसाब से भी गलत नहीं था। इन तर्कों के कारण मैं माँ को लेकर सशंकित रहता था। वे हाइपरटेंशन की मरीज थीं, पर जीवन को लंबा बना लेने की जुगत में लगे बूढ़े इस बात को कितना समझते हैं, वो मुझे मेरे घर से ही समझ में आता था। उस दिन लगभग 6 बजे सुबह उठा तो देखा कि माँ बिस्तर पर नहीं है। मुझे फिक्र हुई, बुढ़ापे की कमजोरी उनके अंदर थी, इसलिए चलते फिरते गिर ना पड़े इसका भी भय लगातार बना रहता था। पर उन्हें हमारी शंका और भय से क्या, वे तो लगातार चलती फिरती रहती थी। मैंने हड़बड़ी में देखा, बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजों के ताले खुल चुके थे और बरामदे तक तेजी से चले जाने की बात भी वे नहीं दिखी। तो मैं चिंतित हो गया। एक विश्वास जरूर था कि मेन गेट का ताला अभी भी लगा हुआ था, जिसका मतलब होता था कि वे बाहर नहीं गईं। मैं फिर से अंदर की ओर आ गया, पर अंदर के कमरों में भी वे कहीं नहीं दिखी।
इस स्थिति में चिंता बढ़ने लगी। घर के बाईं ओर की जगह काफी खाली छूटी हुई थी, जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए थे, और अंदर के लिविंग रूम से एक दरवाजा उस खाली जगह की ओर खुलता था। एक घड़ी मैंने उस ओर देखा जरूर, पर उधर गया नहीं। मैंने सोचा पहले लैट्रिन बाथरूम चेक कर लूं। एक बेडरूम में बच्चे सो रहे थे, दूसरे में पत्नी, और उसी के आगे माँ का कमरा था। वहां भी एक अटैच लेट बाथ था। मैं वहां तक गया, पर वहां भी नहीं मिली। मैं फिर तेज कदमों से लिविंग रूम से आया और उस दरवाजे से बाहर निकला तो देखा खाली छोटी जगह में माँ ऐसे टहल रही थी जैसे गर्मी के दिन में ठंडी हवा खाने को घूम रही हूँ। उनके कानों में कोई गर्म कपड़ा नहीं बंधा था। न जाने क्यों बाल बिखरे हुए थे। लग रहा था जैसे परेशान है। मैंने गुस्से में कहा, आपको लगता नहीं कि आप बूढ़ी हो गई हैं और इस घनघोर ठंड में इस तरह घूम रही हैं जैसे कोई नौजवान आदमी भी नहीं घूमे। अभी कुछ हो गया तो सब समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? उन्होंने दुगने गुस्से से मुझसे पूछा। मेरा रवैया ही खराब था, इसलिए उन्होंने भी इस तरह से पूछा। मैंने कहा, अरे समझती नहीं, कुछ भी हो सकता है इस बुढ़ापे में। तो बताना क्या हो सकता है? उनकी टोन से मैं समझ गया कि वे आज तो काबू में आने वाली नहीं है। मैं कैसे बता सकता था कि ऐसी ठंड में उन्हें लकवा लग सकता है या कमजोरी से मूर्छा आ सकती है, और ऐसी स्थिति में गिर पड़ी तो हड्डी पसली भी टूट सकती है। मुझे जवाब तो उन्हें देना ही था, इसलिए कहा, लेकिन ऐसी ठंड में घूमना मूर्खता ही है। वे बिफर पड़ी और कहा, मुझसे इस तरह बात नहीं करना। फिर थोड़ी देर चुप होकर मुझे घूरती रही और बुदबुदाते हुए कहा, खुद बुढ़ा हो गया और मुझे समझाता है। फिर किंचित रुककर लगातार मुझे घूरते हुए बुदबुदाई, बिल्कुल अपने बाप की तरह बात करता है। उनके मुंह से संभवतः पहली बार ये बात सुनकर मैं सकते में आ गया। मेरी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। मैं ये देख नहीं पाया कि इतनी देर में मेरा जवान बेटा मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था और हम लोगों की बातें सुन रहा था। मैं पलटा तो उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर मैं गुस्से से भर गया। फिर न जाने क्यों अचानक शर्मिंदगी से भर गया और धीरे धीरे किचन की तरफ जाने लगा। मैंने सुना तो पीछे से हंसते हुए कह रहा था, आप भी पापा, दादी ठीक ही तो कह रही हैं। बेटे की बात मैंने अनसुनी कर दी। ब्रश उठाया, उसमें पेस्ट लगाया और फिर पीछे के आंगन में वॉश बेसिन के पास पहुंचकर ब्रश करने लगा। अचानक बेसिन के ऊपर लगे आईने पर जब निगाह पड़ी तो बुरी तरह चौंक गया। मुझे लगा पिताजी मुझे वहां से देख रहे हैं और मैं अपनी छवि देखकर घबरा गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? और ऐसी ही और भी कहानियां आप सुनना चाहते हैं? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।